हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 17th बीपीएससी सीरीज जो चल रहा है उसमें यह 14th सीरीज है, यानी 14वां सीरीज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि करेंट अफेयर से सिंक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहला जो है यह डार्क एनर्जी, यानी डार्क एनर्जी के बारे में कुछ सुराग मिलने की उम्मीद है। दैट्स वाई यह डार्क एनर्जी अब एक्टिवेट हो गया है क्वेश्चंस बन के आपके पेपर में आने के लिए। क्लियर। इसके अलावा है रॉक्स, या इसको क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल भी बोलते हैं, यानी इस मिसाइल का नाम है रॉक्स मिसाइल भी बोलते हैं और क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल भी बोलते हैं। यह बैलिस्टिक मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये दोनों को भी देखेंगे क्या दोनों में अंतर होता है, क्यों एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, क्या होता है मिसाइल, है ना। ये दो चीज अभी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले से, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी क्या होता है? अब डार्क एनर्जी एक एनर्जी है जिसका एग्जिस्टेंस तो है लेकिन कोई परमाणु नहीं है, तो इसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। और इसी के कारण क्या होता है, इनवर्स फैल रहा है, बड़ा तेज गति से इनवर्स फैल रहा है। चलिए डिटेल्स देखते हैं। पहला जो 3D मैप जो यूनिवर्स का हम जा रहे हैं बनाने, जिससे यह पता चलेगा कि ब्रह्मांड का विस्तार का रहस्य क्या है। जो अभी तक हम लोग समझते थे कि कोई एनर्जी है जिसके कारण ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, और उसी एनर्जी को हम लोग नाम रख दिए हैं डार्क एनर्जी। अभी क्या है, कैसे 3D मैप बनेगा, ये देखते हैं। देखिए, 3D मैप यूनिवर्स कैसे बनेगा, ब्रह्मांड का 3D मैप कैसे बनेगा। इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर, एक अंतरराष्ट्रीय टीम है रिसर्चर का, वैज्ञानिकों का, है ना, जो कि 3 डायमेंशनल मैप ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का 3 डायमेंशनल मैप बनाने जा रहे हैं। होप है उनको, एक रिलीज हो चुका है एक मैप, है ना, जिससे क्या होगा कि कुछ क्लू जो है पता चलेगा हमें डार्क एनर्जी के बारे में। ऐसे उसमें इंडियन टीम के भी साइंटिस्ट है जिनका नाम है सद्दाब आलम, जो बिलोंग करते हैं ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिक है, मुंबई में जो है। उन्होंने पब्लिश किया है पहला ईयर का ऑब्जर्वेशन। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं DESI, देसी। आ रहा है समझ में, देसी। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है, देसी इज रिलेटेड टू, तो कहीं भी डार्क एनर्जी अगर लिखा रहा है तो उसी से रिलेटेड है। आया बात समझ में, है ना। तो यह ऑब्जर्व करेगा, इसके ऑब्जर्वेशन से एक मैप बनेगा, जिस मैप से हम पता लगाएंगे डार्क एनर्जी के बारे में। क्लियर। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, देसी। यह एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, यूनिक इक्विपमेंट है। क्लियर। जो कि टेलीस्कोप में फिट किया जाएगा, टेलीस्कोप के ऊपर फिट किया जाएगा, और यह एक बार में 5000, ध्यान दीजिएगा, 5000 आकाश गंगा यानी गैलेक्सी को एक बार में उसके लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा। देखिए कितना पावरफुल है। गैलेक्सी समझ रहा है ना, एक गैलेक्सी में कितने सौर मंडल होंगे अभी पता ही नहीं है लोगों को। तो 5000 गैलेक्सी का एक बार में उसके लाइट को यह ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद इस तरह बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से एक मैप तैयार होगा। दैट मैप कुड रिवील अबाउट द क्लू अबाउट द डार्क एनर्जी। वह कुछ क्लू बताएंगे डार्क एनर्जी के बारे में। आया समझ में? चलिए, यही इसका ब्रह्मांड के त्रिआयामी 3D मानचित्र जारी किया गया है, जो फिट होने एक समय में 5000 आकाश गंगाओं से प्रकाश को पकड़ सकता है, यानी उसे ऑब्जर्व कर सकता है। क्लियर। सदाब आलम जी हैं जो उस टीम में है। चलिए, यही है वह देसी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, देसी। आया बात समझ में? अब थोड़ा सा समझिए कि डार्क एनर्जी क्या होता है। अभी तक तो थोड़ा सा मैं हिंट्स दे दिया हूँ आपको डार्क एनर्जी का। देखिए, यूनिवर्स शुरू हुआ बिग बैंग से पहले, छोटा सा पॉइंट था, इसके बाद विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद, इससे पहले मैं एक बताया हूं आपको हिग्स बोसन, यानी गॉड पार्टिकल्स, उसमें भी बताया हूं मैं। तो यह छोटा सा पार्टिकल से यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होते 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 इतना बड़ा अभी यूनिवर्स बना, यानी ब्रह्मांड बना। यह फैलते जा रहा है। इसका सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन जो है, वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एडविन हबल, इन्हीं के नाम पर टेलीस्कोप पड़ा है, हबल टेलीस्कोप। 1929 में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया यह जो यूनिवर्स है वह फैल रहा है। बाद में 1990 के अंत में
या एक साइंटिस्ट ने ऐसा पाया कि यह एक्सपेंशन या जो विस्तार है यूनिवर्स का, वो तो एक्सेलरेटेड रेट से हो रहा है, यानी तीव्र गति से हो रहा है। और केवल यूनिवर्स फैल नहीं रहा है, ये फैल रहा है, बड़ा तेजी से फैल रहा है ये यूनिवर्स। क्लियर। ये जो साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह बताया, जिसके कारण उन तीनों को नोबेल पुरस्कार 2011 में दिया गया था। या पॉल मूटर साहब हैं, ब्रायन साहब हैं, और एडम जी एरिस साहब, है ना। तो उन्होंने यह जो संभावना व्यक्त की थी कि यह क्यों फैल रहा है, बिकॉज ऑफ द सम एनर्जी, कुछ ऐसा एनर्जी है जो इसको फैला रहा है। उसी एनर्जी को उन्होंने नाम दिया डार्क एनर्जी। अब उसके बारे में कोई क्लू पता ही नहीं है कि एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, साइंटिस्ट को किसी तरह का कोई क्लू पता ही नहीं है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया डार्क एनर्जी। अब जो ब्रह्मांड का त्रिआयामी 3D चित्र बनेगा, उसमें पता चलेगा कि कैसे यह एक्सपैंड हो रहा, तो मे भी हम कुछ क्लू पता लगा सके अबाउट डार्क एनर्जी। आया बात समझ में। तो एडविन हबल साहब ने विस्तार के बारे में सबसे पहले बताया, और 90 के दशक में विस्तार केवल विस्तार ही नहीं हो रहा है, यह तेज गति से हो रहा है, जिसके कारण 2011 में इन 3 साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। तो वैज्ञानिकों को विस्तार के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो सकता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम रख दिया डार्क एनर्जी। तब आपको पता हो गया। अब आप कोई अगर पूछे कि व्हाट इज द डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी क्या है, तो आप आराम से बता सकते हैं। क्लियर। चलिए, इसी तरह एक्सपांड हो रहा है यूनिवर्स। अब यह जो देसी है, यानी डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, यह है क्या, थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो यह जो रिजल्ट अनाउंस हुआ, जो सद्दाम आलम अनाउंस किए 4 अप्रैल 2024 को, है ना। ऑब्जर्वेशन कौन ऑब्जर्व किया, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट देसी। यह एक यूनिक पीस ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें 5,000 रोबोटिक है, यानी एक बार में 5,000 गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर सकता है। यह कहां पे माउंट किया गया, इतना तो पता है कि टेलीस्कोप में माउंट किया गया। यह माउंट किया गया निकोलस डब्ल्यू मेयोल 4 मीटर का टेलीस्कोप है, जो कहां पे है, एरिजोना यूएस में है। किट पिक नेशनल ऑब्जर्वेटरी वहां पे है। तो कहां पे स्थापित है, यह भी आपको एरिजोना यूएस में, है ना। यह 3 साल पहले, यह 3 साल से ऑपरेट हो रहा है, और आने वाला 2 साल तक यह ऑपरेट होगा। इसका फर्स्ट रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। इस रिजल्ट पे पता है 6 मिलियन गैलेक्सी ऑब्जर्व किया है, और सम ऑफ ईच, कुछ उसमें से 6 मिलियन में से जो 11 बिलियन ईयर्स एगो से हैं, उसको कैप्चर किया है या हमारा देसी। तो समझिए कि कितना अच्छा और कितना कंप्रहेंसिव या त्रिआयामी मैप बनेगा यूनिवर्स से, जिससे हम डार्क एनर्जी के बारे में पता लगा सकते हैं कि है क्या एक्चुअली, है ना। तो यही है डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट देसी, इसको DESI देसी बोल सकते हैं, जिसमें 5,000 रोबोटिक आयु 11 अरब साल पहले अस्तित्व में थे। बिलियन, 6 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता है, के प्रकाश को ऑब्जर्व किया है, लाइट को। 1 साल के डाटा की बात कर रहे हैं, है ना। क्रांति ला देगा अगर इस तरह का कुछ मिले तो साइंस के क्षेत्र में। चलिए, यही है, यही माउंट किया जाता है, और यह 5,000 इसमें रोबोटिक है, ये एक बार में इतने लाइट को यह कैप्चर करता है। ये है आपका देसी। चलिए, इस तरह माउंट किया गया। अब हम आते हैं रॉक्स बैलिस्टिक मिसाइल, है ना। रॉक्स बैलिस्टिक मिसाइल का हमने सफल परीक्षण किया, जो क्रिस्टल मेज 2 भी बोलते हैं, और ऐसा बताया जाता है कि अब चाइना और पाकिस्तान की खैर नहीं है इस मिसाइल से। तो सबसे पहले इस मिसाइल के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद में जानेंगे कहां पे टेस्ट किया गया है, और एयर से लॉन्च करने वाला है, यानी फाइटर जेट से ही ये लॉन्च हो जाएगा, एयर टू सरफेस है। क्लियर। चल, रॉक्स और क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल, इंडियन एयरफोर्स ने 23 अप्रैल 2023 को, एक गलती लिखा गया 24 हो, यह कंडक्ट किया हाईली सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जो एयर से लॉन्च होगा बैलिस्टिक मिसाइल। अभी क्या कहा गया, सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है ना। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा एयर लॉन्च्ड मिसाइल क्या होता है और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ। इस मिसाइल का नाम है रॉक्स और क्रीज मेज 2 मिसाइल। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि ऐसा नाम क्यों है इंडिया में, इंडिया में तो अग्नि, आकाश, इस तरह का नाम होते हैं। क्योंकि इस मिसाइल का ओरिजिन जो है इजराइल से है, इसलिए वहीं का नाम हमने कैरी किया, हालांकि हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, है ना।
तो इंडियन का जो एरियल स्ट्राइक है, यानी ऊपर से स्ट्राइक करने का, हवा से धरती पे मार करने का, वो यह कैपेबिलिटी बूस्ट करे। इसका स्ट्राइक रेंज की बात करें तो यह 250 किलोमीटर से ज्यादा है। यह जो रॉक वन जो है 250 किलोमीटर तक है, और यह 250 किलोमीटर से ज्यादा, 250 किलोमीटर से ज्यादा है। यह लॉन्ग रेंज रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी खत्म करने का ताकत रखता है। एयर डिफेंस सिस्टम जैसे इजराइल में, क्या इजराइल अभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया था। यह डिफेंस सिस्टम होता है, बाहर से अगर कोई मिसाइल फेंकता है यहाँ पे, तो यहाँ के रडार डिटेक्ट कर लेते हैं और गिरने से पहले यहाँ हवा में ही उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। हमारे पास भी है एयर डिफेंस सिस्टम, है ना। S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, जो एक बार पूछ चुका है आप लोग। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं 23 अप्रैल 2024 को हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसका परिचालन क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रॉक्स और क्रिस्टल मिसाइल 2 के रूप में जाना, इजरायली मूल का इसलिए इसका नाम है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर यानी 250 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता रखती है ना। ये इस तरह का मिसाइल है, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा समझिए मिसाइल क्या होता है। मिसाइल में वार हेड यानी यहीं पे हथियार रखे जाते हैं, जो कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, बम वगैरह, और न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियर बम भी होता है। न्यूक्लियर बम किससे बनते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन से, विखंडन से, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, विंग्स होते हैं, इस तरह का फिन्स होते हैं इसका, और इसमें प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं, यानी फ्यूल रखे जाते हैं, है ना। प्रोपल्सन इसलिए बोलते हैं कि फ्यूल के साथ अगर ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड रखा जाता है तो दोनों को मिलाकर प्रोपल्सन बोले जाते हैं। फ्यूल ही है लेकिन ऊपर ऑक्सीजन नहीं होता, तो इसलिए ऑक्सीजन भी साथ में रखते हैं। क्लियर। मिसाइल नेचर के अनुसार दो तरह के होते हैं, यानी कैसे चलाए जाते हैं। पहले तरह के मिसाइल होते हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल, उसको बोलते हैं कि अगर यहां से लॉन्च किया गया तो सबसे पहले यह क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता है, और पाथ होने के बाद यहां के बाद में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में यह टारगेट को हिट करता है। यानी आप इसको कंट्रोल यहीं तक कर सकते, इसके बाद आप कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ फ्यूल आपका यहीं तक यूज होता है, इसके बाद ही ऐसे ही गिर जाता है, तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरे तरह के मिसाइल होते हैं जो पूरे पाथ या इन्वायरमेंट के अंदर चलता है, या पूरे पाथ आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। यानी मन मूड किया कि अब इसको नहीं मारना तो आप घुमा सकते हैं, एबिलिटी जो दिस मिस, ऐसा इसमें टेक्नोलॉजी होता है। लेकिन इसको आप यहीं तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहां तक पहुंच गया, यू कैन नॉट कंट्रोल टू हिट द टारगेट, टारगेट को हिट करने से आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड क्रूज मिसाइल। बात समझ गए। नेचर यानी कैसे नेचर है मिसाइल का, दैट ऑन द बेसिस देयर आर टू टाइप ऑफ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च साइट, यानी देखिए अब लॉन्च मिसाइल को लॉन्च करने के लिए दो चीज की जरूरत है, एक तो कहां से आप लॉन्च करते हैं, और दूसरी बात कहां पे आपका टारगेट है ना। तो इस हिसाब से 8 तरह के मिसाइल होते हैं। मान लीजिए कि सरफेस से लॉन्च करते हैं और टारगेट आपका सरफेस पे ही है, तो उसको सरफेस टू सरफेस मिसाइल बोलते हैं, या ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल भी बोलते हैं। मान लीजिए सरफेस से आप लॉन्च कर रहे हैं, टारगेट आपका एयर में है, तो दैट इज कॉल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल, या ग्राउंड टू एयर मिसाइल, या इसको एंटी एयरक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट भेदी मिसाइल भी बोलते हैं। सरफेस टू सी यानी सरफेस यानी कोस्ट से लेकर सी में टारगेट है। एयर टू एयर यानी एयर से लॉन्च कर रहे हैं, एयर में ही टारगेट है, दैट इज एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू सरफेस यानी एयर से लॉन्च कर रहे हैं बट आपका टारगेट कहां है, सरफेस पे है, तो एयर टू सरफेस यही है। रॉक कौन है, एयर टू सरफेस मिसाइल। इसी तरह सी टू सी मिसाइल, सी टू सरफेस मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल यानी टैंक अवरोधी मिसाइल, टैंक रोधी मिसाइल। आ गया बात समझ में। तो यह बैलिस्टिक है, रॉक, और क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। आया बात समझ में। अब कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द एयर टू सरफेस मिसाइल, व्हाट इज द बैलिस्टिक, तो आप बता सकते हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं कहां से यह लॉन्च हुआ है, मैंने टेस्ट कहां से सक्सेसफुल हुआ। यार एयर से लॉन्च करने वाली है, तो यह टेस्ट कैसे होगा, फाइटर जेट से होगा। तो फाइटर जेट क्या है, 30 MKI फाइटर जेट से इसको टेस्ट किया गया है। कहां पे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इसको लॉन्च किया गया, आइलैंड पे लॉन्च किया गया। इसका टेस्ट जो कैरी किया है, टेस्ट किसके देखरेख में हुआ, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, SFC। अब सवाल उठता है कि SFC क्या है। SFC की को ही बोलते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड, यानी रणनीतिक न्यूक्लियर कमांड।
है ना। यह पार्ट है इंडिया का न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का। इंडिया के देखिए, इंडिया के पास न्यूक्लियर बम है, तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है एक, उस अथॉरिटी का यह पार्ट है क्या, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड या स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। इससे या इसके सुपरविजन में यह टेस्ट हुआ है। मतलब क्या, यह जो मिसाइल है न्यूक्लियर बम कैरी कर सकता है। क्लियर। यानी एनसीए क्या है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, या रेस्पॉन्सिबल होता है किसके, कमांड और कंट्रोल डिसीजन इंडियन न्यूक्लियर वीपन प्रोग्राम का। यानी अगर न्यूक्लियर बम इंडिया चलाना चाहता है तो फर्स्ट जो परमिशन लेना पड़ता है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, इनसे लिया जाता है। इसी के अंदर यह स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड होता है। अब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड क्या करता है, जितने भी हमारे कंट्री का स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वीपन या टैक्टिक न्यूक्लियर वीपन है, जो भी वीपन का एक समूह है, उसको यह मैनेज करता है और एडमिनिस्टर्ड करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेज करता है। एसएफसी का स्थापना 2003 में हुआ है। बात समझ गए, तो दो चीज सीखे यहाँ पे, है ना। इसी को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कंपटीशन एग्जाम की जरूरत होता है। सीधे मैं बता देता कि टेस्ट हुआ अंडमान निकोबार में या फाइटर जेट से, लेकिन यहाँ पे एक नया कीवर्ड मुझे मिल गया कि सुपरविजन, कई बार मिनिस्ट्री के सुपरविजन में होते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के सुपरविजन में हुआ। तो यहाँ से स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड बोलते हैं, या न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या होता है, या कमांड और कंट्रोल करता है डिसीजन रिलेटेड चीज इंडिया न्यूक्लियर वीपन का। और एसएफसी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड क्या करते हैं, या मैनेज करते हैं और एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसको, हमारे यहाँ जो भी टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वीपन है का समूह है, जितने भी वीपन है उस सारे को या मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर देख रेख करते हैं, कहीं कोई खराब तो नहीं हो रहा, किसी में सॉफ्टवेयर खराब तो नहीं हो रहा। या 2003 में इसका स्थापना आया, बात समझ में। चल, तो इस तरह 2003 में बनाया गया परमाणु हथियार कार्यक्रम। अब हम आते हैं यही अंडमान निकोबार, जहां पे यह इसका टेस्ट किया गया है। यही फाइटर जेट है, 30 MKI फाइटर जेट से इस तरह का यह बम है, सॉरी, यह आपको रॉक मिसाइल है, जो इस तरह इसमें लगा के इसको छोड़ा जाता है एयर से। क्लियर। अब हम आते हैं कि थोड़ा सा समझ ले, अब क्रिस्टल मेज 2 है क्या, यानी रॉक 2। अगर 2 है मतलब 1 भी वर्जन होगा, तो यह जो क्रिस्टल 2 है या क्रिस्टल 1 से यानी रॉक 1 से एडवांस है। ऑफ कोर्स 2 है तो एडवांस होगा, है ना। जो पहला रॉक 1 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में है, शामिल हो चुका है, वह काम करता है। लेकिन इस मिसाइल में क्या होगा, इस मिसाइल या क्या है, एयर टू सरफेस, शुरू में बता दिए, स्टैंड ऑफ रेंज मिसाइल है, यानी इसको खड़ा होकर भी चलाया जा सकता है। यानी फाइटर से इसको स्टैंड ऑफ करके स्टैंड पे डाल के इसको चलाया जा सकता है। इसके अलावा इसके हाई वैल्यू स्टेशनरी और रीलोकेटेबल टारगेट है, यानी टारगेट अगर रीलोकेट करता है, यानी एक बार लोकेट कर दिया, लेकिन बाद में अगर मान लीजिए कि टारगेट क्या है, वह डायनेमिक है, तो दूसरे तरफ चला गया तो उसको भी यह ऑब्जर्व कर सकता है और एक्यूरेसी के साथ उसको मार देता है ना। इसके अलावा जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है आपको दुश्मन का, या लॉन्ग रेंज रडार है, उस सारे को यह टारगेट में ले सकता है। इसीलिए शुरू में मैंने बोला अब चाइना और पाकिस्तान की खैर नहीं। क्लियर। तो ये रहा एडवांसमेंट है। आपको क्रिस्टल मेज का हिंदी भूल भुलैया होता है, लेकिन कई बार मेज ही लिखते हैं ना, तो इसलिए मैं इसको भी लिख दिया हूं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये अपने क्रिस्टल मेज 2 से विशिष्ट उन्नति में है ना, या तैनात लंबी दूरी के रडार और रक्षा प्रणालियां भी शामिल हो सकते हैं इसमें, परिष्कृत एयर डिफेंस सिस्टम। क्लियर। ये रहा आपका रॉक। तो यह दो अभी आप समझ गए। एक थीम डार्क एनर्जी, इसलिए मैंने उठाया कि अभी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक न्यूज आया है, इसको सिंक करके, या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आने का। सीधा सा भी पूछ सकता है डार्क एनर्जी से रिलेटेड कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या 3D आयामी मैप यूनिवर्स का बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या तो आपको याद रहना चाहिए देसी। दोनों में से कुछ भी आपको पूछ सकता है। रॉक और क्रिस्टल मिसाइल तो पूछ सकता है, रॉक्स मिसाइल निम्नलिखित में कौन है, बैलिस्टिक मिसाइल आपको लिख सकता है, एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, इस तरह करके आपको पूछ सकता है ना। ये पूछ सकता है कि रॉक क्रिस्टल टू किस कंट्री का ओरिजिन का मिसाइल है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उस पर डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।
और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।